बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। उपचुनाव के लिए बनाए गए स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम तय कर दिए गए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 और 3 सितंबर को बागेश्वर में बड़ी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जिसमें तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। वहीं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी सैनिकों के साथ संवाद करेंगे और अन्य स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम भी तय किए जा चुके हैं। मैं वहाँ जा रहा हूँ ना, पीपल कोटी। अच्छा। और उसका देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ली। उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी से हिस्सा लिया। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं हम लोग वहाँ करेंगे। मैं भी माननीय मुख्यमंत्री के साथ उस सभा में रहूँगा। इसके अलावा हमारे जो प्रदेश सरकार के मंत्री जो हमने स्टार प्रचारक रूप में जिनका नाम हमने रखा हुआ है, उनमें धन सिंह रावत जी का प्रवास 31 और 1 तारीख को रहने वाला है। हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम भी वहाँ से होकर आए हैं। आज हमारी सह प्रवासी प्रभारी रेखा वर्मा जी वहाँ पहुँच चुकी हैं। इसके साथ साथ गणेश जोशी जी का कार्यक्रम 2-3 तारीख को हमने वहाँ रखा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री नामांकन में गए थे, उसके बाद वर्चुअल एक सभा उनकी हुई है। उस वर्चुअल सभा में वहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से हिस्सा ली। उनकी धर्मपत्नी वो ब्लॉक प्रमुख रही हैं कांग्रेस से, उन्होंने बीजेपी से हिस्सा लिया। अभी 2-3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की 2 सभाएं बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री बागेश्वर प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने बड़ा बयान दिया। कैबिनेट मंत्री बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी अच्छे मतों से जीतेगी। उन्होंने कहा कि लगातार 4 बार चंदन रामदास यहां से विधायक रहे हैं और अब उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें जनता का अपार स्नेह मिल रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार ही बीजेपी में आ गए। कांग्रेस को अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए कांग्रेस ने आप पार्टी के उम्मीदवार को टिकट दिया है। रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव से टिकट दिया है, तो लोगों का काफी सिंपैथी भी उनके साथ है। और जो विकास कार्य चंदन रामदास जी ने किया है बागेश्वर उपचुनाव में, मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ और सरकार की तरफ से भी अधिकृत किया गया है और लगातार मैं वहाँ पे रहा हूँ। 10-11 दिन से मैं वहीं था और बहुत अच्छा एक रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बन रहा है। वहाँ पर जो वहाँ की देवतुल्य जनता है, वो लगातार पिछले 4 टर्म से भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय चंदन रामदास जी को जिता रही थी। किसी कारणवश उनका बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए कि वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन आज जब उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी को संगठन और केंद्रीय नेतृत्व ने जिम्मेदारी दी है, बागेश्वर उपचुनाव से टिकट दिया है, तो लोगों का काफी सिंपैथी भी उनके साथ है। और जो विकास कार्य चंदन रामदास जी ने किया है, उसको लेके लोगों का साथ हमको मिल रहा है। और जो हमारी संगठन की शक्ति है, जो हम लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच काम किए हैं। उत्तराखंड में खनन माफिया के हौसले बुलंद हैं, जिसके चलते लगातार नदियों से अवैध खनन का कारोबार प्रशासन की नाक के नीचे जारी है। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि खनन माफियाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की माने तो बारिश के चलते राजधानी में अभी कहीं पर भी अवैध खनन नहीं हो रहा है। बावजूद इसके फिर भी किसी भी तरह की कोई शिकायत सामने आती है तो एसडीएम की अध्यक्षता में एंटी माइनिंग टीम का गठन किया जा चुका है, जो कि रात के समय में भी मुस्तैद रहकर खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रही है। फिर है ना, आगे दिख नहीं रहा कौन बैठा, जैसे सीएफओ तो बिल्कुल। हमारे यहाँ एंटी माइनिंग टीम बनी हुई है, जो कि एसडीएम की अध्यक्षता में बनी हुई है। और अभी क्योंकि बरसात का सीज़न है, एज ऑफ नाउ तो कहीं खनन नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि बीच बीच में शिकायतें आती रहती हैं कि नदी में से कहीं ना कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ चल रही हैं, तो हमारी टीम रात को भी जाती है। कल भी कार्रवाई हुई है, करीबन 8-10 कल भी ट्रैक्टर ट्रॉलीज और डंपर सीज किए गए हैं। और उससे पहले भी दून अस्पताल की ओपीडी में लगातार मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, आई फ्लू और बुखार के मरीज दून अस्पताल में पहुंच रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून अस्पताल पर लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ओपीडी में आए दिन मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। अब 2500 के आसपास अस्पताल की ओपीडी जा रही है। हर मरीज को बेहतर स्वास्थ्य मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहता है।
ये दून अस्पताल में एक विश्वास और हमारी सुविधाओं के चलते ये इस तरह की ओपीडी बढ़ती जा रही है, लेकिन बारिश के महीने में हमेशा इस तरह के बुखार, जिसमें डेंगू है, टाइफाइड है, इवन मलेरिया, ये सबका काफ़ी प्रकोप रहता है। तो ऐसे केस में हमारी ओपीडी 2500 के आसपास रोज़ जा रही है आउट पेशेंट, और पूरी कोशिश की जा रही है कि हमारी टाइम से शुरू होकर हमेशा एक मरीज को सुविधा देने की बात है कि शाम को 3 बजे तक ओपीडी चलती है। गंभीर रूप से रोगी देहरादून के स्वास्थ्य सचिव दून मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने दून अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, डेंगू के इलाज के इंतजामों का जायजा लिया। दरअसल दून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दून मेडिकल कॉलेज में इलाज की व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया। हल्द्वानी के भीमताल में लोक निर्माण विभाग और वन विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजने से परेशान सैकड़ों व्यापारियों ने प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैनर तले महापंचायत की। इस मौके पर आक्रोशित व्यापारियों ने सरकार और प्रशासन पर व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाकर व्यापारियों को उजाड़ने से बचा सकती है। बता चले कि बीते दिनों हाईवे किनारे बसे सैकड़ों व्यापारियों को लोक निर्माण विभाग और वन विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने के नोटिस भेजे गए थे। इसको लेकर व्यापारियों में हड़कंप मच गया। व्यापारियों का आरोप है कि सरकार उन्हें उजाड़ने का काम कर रही है। वहीं महापंचायत में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल नैनीताल की 25 इकाइयों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा आज जो महापंचायत बुलाई गई है, इसमें जो हमारी राज्य मार्गों के किनारे में बसे हुए व्यापारियों को उजाड़ने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और हाई कोर्ट के नाम पर वो हमारे व्यापारियों को डरा रही है, धमका रही है। उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए बनाया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के लोगों के अंदर छोटे छोटे जो काम करते हैं, ये राज्य की कल्पना के साथ राज्य निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके खिलाफ व्यापार मंडल ने आह्वान किया है और आज महापंचायत हुई है। और निश्चित रूप से जहां एक पटवारी नहीं जाता ग्रामीण क्षेत्र, हमारा आक्रोश इस बात का है, वहां सरकार ने पीडब्ल्यूडी ने मनमाने तरीके से, हिटलर शाही तरीके से निशान लगा दिए हैं। लोगों में दहशत का माहौल है। ये एक बहुत बड़ा आंदोलन का स्वरूप यहाँ पर लेने जा रहा है। भीमताल में जो महापंचायत हुई है, ये हमारे एक नई दिशा व्यापारियों की। सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मेला समिति ने प्रेस वार्ता में नंदा देवी मेले का पोस्टर जारी किया। आयोजकों ने बताया कि आगामी 20 सितंबर से नंदा देवी मेले का आगाज होगा, जबकि 27 सितंबर की शाम को मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा निकालकर मेले का समापन किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी नंदा देवी मेले में कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े लोक कलाकारों को बुलाया जाएगा, जबकि स्थानीय कलाकारों, स्कूली बच्चों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। 7 दिनों तक चलने वाले नंदा देवी मेले में झोड़ा, चांचरी, भगनोल सहित तमाम सांस्कृतिक आयोजनों की धूम रहेगी। बात है, कुमाऊं का सबसे पौराणिक मेला है और यह मेला 20 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। और 27 सितंबर को ठीक 4 बजे माँ की 3:30 बजे माँ की शोभा यात्रा के संग इसका विसर्जन होगा। और जहाँ तक 20 तारीख से मेला शुरू होगा तो विभिन्न स्कूल के रंगारंग कार्यक्रमों के साथ साथ हमारे पहाड़ के जो छोलिया नर्तक होते हैं और साथ झोड़ा, भगनौल से बैर, इन सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। और इसके साथ ही जो अपने स्कूली उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों की कोटद्वार एडीजे कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सजवान ने इस केस में हटने का निर्णय लिया है। कोटद्वार में मीडिया में बातचीत में अमित सजवान ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले के चलते वे दूसरे मुकदमों को समय नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने इस केस से अपना वकालतनामा वापस ले लिया है। देखिए, व्यक्तिगत कारणों से मैंने इस मामले में अपना वकालतनामा वापस लिया है, क्योंकि इस मामले में बहुत जल्दी सुनवाई हो रही है। आज ही जो है इसमें ऑर्डर हुआ, फिर इसमें 1 तारीख लग गई है और इस प्रकार से जो है और जिस दिन इस मामले की सुनवाई होती है लगभग पूरा दिन इस मामले की सुनवाई में लग जाता है और इस कारण मेरे अन्य क्लाइंट के साथ मैं न्याय नहीं कर पा रहा हूं। उनके मुकदमे छूट जा रहे हैं, तैयारी भी सही तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने ये उचित समझा कि इस मामले से पौड़ी में एनएसयूआई का नया जिला अध्यक्ष हाईकमान से नामित होने के बाद कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा उत्तराखंड एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष को भेजा है। दरअसल एनएसयूआई के नए जिला अध्यक्ष की सूची जारी की है,
जिसमें पौड़ी से राजेश भंडारी को एनएसयूआई का नया जिलाध्यक्ष नामित किया गया। लेकिन इस घोषणा के बाद एनएसयूआई में फूट पड़ गई। जिलाध्यक्ष नियुक्ति से नाराज बीजीआर परिसर के छात्र संघ पदाधिकारियों ने एनएसयूआई से इस्तीफा दे दिया है। हम 4 लोग दावेदार थे जिलाध्यक्ष के। अब बात आती है प्रदेश अध्यक्ष की। कोई कार्यक्रम होता है तो प्रदेश अध्यक्ष जी जो जिला को कार्यक्रम भेजते हैं उनमें हम लोग शामिल रहते हैं। सिर्फ हम लोग ही उस कार्यक्रम को करते हैं। मेरा कुल मिला के ये बोलना है, कार्यक्रम और मेहनत कराओ तुम हमसे और लास्ट में पैराशूट कैंडिडेट को ले आओ। ये कहाँ का कैसे इस एनएसयूआई को मजबूत करने का काम ये आदमी करेगा? जो आप पैराशूट कैंडिडेट यहाँ दे रहे हो कैसे कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगा? हम तो चाहते हैं कि 4 या 5 साल से हैट्रिक सर ये परचम जो लहराया गया है एनएसयूआई का कॉलेज में, वो इन्हीं के द्वारा लहराया गया है। आज तक भी मैं बोलूँ तो उनके जैसा काम पूरी पौड़ी शहर में नहीं किया गया। हमेशा जब भी नाम आता है एनएसयूआई का तो उन्हीं के भाइयों का नाम आता है या हमारे कार्यकर्ताओं का ही नाम आता है। उनका तो मैंने कहीं नाम भी नहीं सुना, जिस वजह से मैं तो नहीं हूँ, इस बात से तो मैं सहमत नहीं हूँ। इस बात की निंदा भी करता हूँ कि मुझे वो जो जिलाध्यक्ष बने अभी प्रेजेंट में, वो मुझे बिल्कुल सही नहीं लगा है बिल्कुल भी। ये कल जो एनएसयूआई की जिलाध्यक्षों की जो लिस्ट जारी हुई है और उसमें जो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया है जिन लोगों ने पूर्व में जो शासन चुनाव हुए थे, उस शासन चुनाव में एनएसयूआई ने परचम लहराया था पौड़ी में। तो उस चुनाव में इन लोगों द्वारा एनएसयूआई को हराने के लिए पूरा जोर लगाया गया। और आज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास नेगी जी, इनके द्वारा उन्हें पौड़ी जिले का जिलाध्यक्ष बनाया जाता है बिना पौड़ी के कांग्रेस जो हमारे जो मेन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी हैं उनकी कोई सहमति नहीं है। जो हमारे पौड़ी में जो हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे बिना कुछ पूछे हुए इतना बड़ा फैसला ले लिया है और जिससे हमारे छात्र संघ के पदाधिकारी हैं। टनकपुर में श्री पूर्णागिरी टैक्सी एसोसिएशन में जारी विवाद अब समाप्त हो गया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों के बीच विवाद जारी था, जो अब आपसी सहमति और बातचीत से सुलझ गया है। यूनियन के कोषाध्यक्ष विकास सिंह, उपाध्यक्ष राजेंद्र धामी, सचिव दीपक जोशी को फिर से वापसी हो गई है। इस अवसर पर अध्यक्ष मदन कुमार ने बताया कि तीनों पदाधिकारियों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था, लेकिन अब सभी विवादों को सुलझा लिया गया है। हम सब कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेंगे। देखो, हमारे उपाध्यक्ष हैं बड़े भाई राजू धामी जी, वापसी थी उनकी, कोई वो गए थोड़ी थे। हमारा हल्का फुल्का मनमुटाव होता, वो तो जबरदस्ती का लोगों ने, आपको ही पता है, पूरी मीडिया को ही पता है इनके पीछे किसका हाथ चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग एक ही थे, हमारी रोज बातें हो रही थी, रोज हो रहे थे। उनको खुद ही लग रहा था कि यार हमारे साथ खेल खेला जा रहा है करके। जब उन लोगों को लास्ट में पता चल गया कि हम लोगों को तो खेला जा रहा है हमारे साथ, बात को उन्हें हकीकत पता चली तो वो लोगों ने कहा। खबर उत्तराखंड के विकास नगर से है, जहां पर ड्रग विभाग की टीम ने औचक छापामारी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान एक गोदाम और एक मेडिकल स्टोर पर भारी अनियमितता मिली, जिसके बाद दवाइयों को जब्त करते हुए खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। दरअसल ड्रग विभाग को हरबटपुर क्षेत्र से ट्रक में संदिग्ध रूप से दवाइयां ले जाने की सूचना मिली थी, जिस पर ड्रग विभाग की टीम हरबटपुर पुलिस चौकी पहुंची और दवाइयों को ट्रक ले जा रहे व्यक्ति से पूछताछ कर जानकारी हासिल की। साथ ही हरबटपुर में स्थित संबंधित फर्म के गोदाम पर पुलिस टीम के साथ छापामार कार्रवाई को अंजाम देते हुए गोदाम में रखे दवाइयों के स्टॉक और कागजात की जांच पड़ताल की गई, जिसमें ट्रक में ले जाई जा रही दवाइयों के कागजात सही मिले। लेकिन ड्रग विभाग की टीम को फर्म के गोदाम में भारी अनियमितताओं के साथ ही भारी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयाँ और कुछ कंपनियों के बिना कागजात की दवाइयाँ बरामद की, जिस पर ड्रग विभाग की टीम ने गोदाम में रखे दवाइयों के पूरे स्टॉक को सीज करते हुए दवाइयों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी है। इधर दूसरी ओर कुछ ऐसी ही अनियमितताओं के चलते सेलाकुई में संचालित एक मेडिकल स्टोर पर भी कार्रवाई की गई। ड्रग दवाइयों से भरा हुआ था, तो उनसे पूछताछ की है। उन्होंने उन दवाओं के क्रय विक्रय अभिलेख हमको उपलब्ध करवा दिए थे, लेकिन इनकी एक फर्म यहाँ पे काउंटर रोड पे स्थित है, ब्लू जोन हेल्थ केयर के नाम से। तो मई पुलिस टीम हम लोग यहाँ पर आए हैं। यहाँ पे हमने देखा तो दवाओं का क्रय विक्रय जो किया जा रहा है और जो दवा यहाँ पे भंडारित पाई गई है, उनकी भंडारण की स्थिति अच्छी नहीं थी और कुछ दवाओं के इनके पास क्रय विक्रय अभिलेख भी मौके पर उपलब्ध नहीं पाए गए हैं। इसमें 2 लोग पार्टनर हैं, तो कुछ अनियमितताएँ जो भी पाई गई उसमें ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत हमने इसको जो स्टॉक है उसको फ्रीज कर दिया है और इसके क्रय विक्रय पर रोक। A1 उत्तराखंड बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।